सहारा रेगिस्तान, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की हर उम्मीद, अब जानते हैं, दम तोड़ देती है। अब जरा तसव्वुर करें, साल है 1994। दुनिया की सबसे मुश्किल रेस हो रही है और एक एथलीट 134 लोगों के बीच में से ऐसे गायब हो जाता है जैसे रेत ने उसे निगल लिया हो। और फिर 9 दिन बाद वो एक दूसरे मुल्क में सरहद के पार मिलता है। ये नाकाबिले यकीन कहानी है माउरो प्रॉस्पेरी की, एक ऐसा शख्स जिसे मौत ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया था। और ये बात खुद माउरो कहते हैं। इनके ये अल्फाज बताते हैं कि ये सिर्फ जिंदा बच जाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी आजमाइश की दास्तान है जिसने उन्हें जिंदगी का असल मतलब ही सिखा दिया। तो चलें इनके इस नाकाबिले फरामोश सफ़र को शुरू से देखते हैं। तो हमारी कहानी के हीरो हैं माउरो प्रॉस्पेरी। पेशे के लिहाज से एक इतालवी पुलिस ऑफिसर, लेकिन उनकी असल पहचान थी पेंटैथलॉन का माहिर होना। और ये कोई आम खेल नहीं है, ये एक ऐसा खेल है जो इंसान की बर्दाश्त की आखिरी हदों को परखता है। देखिए, पेंटाथलॉन की ट्रेनिंग सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, ये इंसान को ज़हनी तौर पर भी फौलाद बना देती है। और यही आहनी अज़्म, यही कभी हार ना मानने वाली ज़िद थी जो आगे चलकर माउरो के काम आने वाली थी। तो असल चैलेंज क्या था? मैराथन डे सैबलिस। इस दौड़ को आप यूं समझ लें कि ज़मीन पर बर्दाश्त का सबसे कड़ा इम्तिहान माना जाता है। और इसका मैदान जंग बेरहम सहारा रेगिस्तान, एक ऐसी जगह जहां हर कदम सच में मौत को दावत देने जैसा है। ज़रा फासले का अंदाज़ा लगाएं, 251 किलोमीटर। ये कोई मजाक नहीं था, एक नाकाबिले यकीन फासला जो उन्हें तय करना था। और इस पहाड़ जैसे फासले को पूरा करने के लिए वक्त कितना था? सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। और ये सब कुछ करना था जलते हुए सूरज के नीचे। मतलब दर्जा हरारत 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था, जहां रेत आपके कदमों तले आग बन जाती है। और सबसे मुश्किल बात जानते हैं क्या थी? खुद इन्हिसारी का उसूल। मतलब दौड़ने वालों को अपना सारा सामान अपनी पीठ पर उठाना पड़ता था। मुंतजमीन की तरफ से सिर्फ चौकियों पर पानी मिलता था, बाकी सब कुछ आपकी हिम्मत और आपके सामान पर मुनहसर था। तो रेस शुरू हुई 10 अप्रैल 1994 को। पहले 3 दिन सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चला। माउरो ने 96 किलोमीटर का फासला भी कामयाबी से तय कर लिया, सब ठीक था। लेकिन फिर चौथा दिन आया और उस दिन के साथ एक कयामत भी आई। यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। किस्मत ने जैसे अपना पांसा फेंक दिया। एक शदीद रेत का तूफान, कोई 1-2 घंटे नहीं, पूरे 8 घंटे तक चलता रहा। इस तूफान ने आसमान और जमीन को एक कर दिया, सारे रास्ते, सारे निशान मिटा दिए और माउरो को इस बेरहम वुसत में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अगली सुबह जब माउरो की आंख खुली तो जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। उसने खुद को जैसे दुनिया के आखिरी कोने पर पाया। हर तरफ जहां तक नजर जाती थी सिर्फ रेत के टीलों का एक लामुतनाही समुंदर था। ना कोई रास्ता, ना कोई निशान और ना ही उम्मीद की कोई जरा सी भी किरण। पानी जो सबसे जरूरी था वो खत्म हो चुका था। अब सवाल था जिंदा रहने का। और जिंदा रहने की इस जद्दोजहद में उसे वो कदम उठाना पड़ा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसे अपना ही पेशाब पीना पड़ा। यही वो लम्हा था जब बका की असल जंग शुरू हुई। और फिर अचानक एक आवाज़, एक हेलीकॉप्टर की गूंज। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि बस दुआ सुन ली गई है, उसका ये इम्तिहान अब ख़त्म होने वाला है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने जल्दी से अपनी सिग्नल फ्लेयर चलाई, लेकिन उसकी रोशनी दिन के वक्त सूरज की तेज चमक में जैसे कहीं खो गई। पायलट उसे देख ही नहीं सका। बचाव का वो वाहिद जरिया उसकी आंखों के सामने से गुजर गया और उससे पहले से भी ज्यादा तन्हा और मायूस कर गया। अब तो जंग और भी मुश्किल हो गई थी। उसे एक वीरान मजार में पनाह तो मिल गई, लेकिन खाने को क्या था? तो जिंदा रहने के लिए उसने हर वो चीज़ खाई जो हरकत करती थी। उसे वहाँ चमगादड़ें मिली, छिपकलियाँ, छोटे कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि सांप भी। 1 दिन 2 दिन करते करते पूरे 7 दिन गुजर गए। अब उसकी तमाम उम्मीदें आप कह लें दम तोड़ चुकी थीं। उसे पक्का यकीन हो गया था कि बस इसकी कब्र अब यही सहरा बनेगा। तो उसने हार मान ली।
اپنی قسمت کو قبول کر لیا اور کوئلے کے ایک ٹکڑے سے اپنے خاندان کے لیے ایک الوداعی خط لکھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بس اس کا سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جب کوئی خود موت کو گلے لگانا چاہے لیکن موت ہی اسے قبول نہ کرے؟ ماورو نے اپنی تکلیف ختم کرنے کی کوشش کی، اور جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ یہ ایک حیران کن آپ کہہ لیں بائیولوجیکل فیکٹ تھا۔ شدید ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اس کا خون اتنا گاڑھا ہو چکا تھا کہ وہ بہہ ہی نہیں سکا، وہ زخم پر ہی جم گیا۔ ایسا تھا جیسے خود اس کے جسم نے اسے مرنے سے انکار کر دیا ہو۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور اس نے خود کو زندہ پایا تو یہ اس کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر موت نے بھی اسے ٹھکرا دیا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے، اسے جینا ہے، اور اسی ایک احساس نے اسے ایک نیا مقصد، ایک نئی طاقت دے دی۔ تو اب اس نے اپنی حکمت عملی بدلی۔ اب وہ کوئی ریس نہیں لڑ رہا تھا، وہ صحرا کا ایک شاگرد بن چکا تھا۔ اس نے بقا کے نئے اصول بنائے۔ اصول نمبر 1، صرف صبح اور شام کے ٹھنڈے اوقات میں چلنا۔ اصول نمبر 2، دوپہر کی شدید دھوپ میں جھاڑیوں کے نیچے آرام کرنا۔ اور اصول نمبر 3، رات کو جسم کی گرمی بچانے کے لیے خود کو ریت میں دبانا۔ اور پھر آخرکار 9 دن کی اس ناقابل یقین جد و جہد کے بعد اسے بچا لیا گیا۔ جب حساب لگایا گیا تو کیا پتہ چلا؟ وہ پورے 9 دن تک لاپتہ رہا۔ اس کا وزن 15 کلوگرام کم ہو چکا تھا اور وہ اپنے اصل راستے سے 291 کلومیٹر دور مراکش سے بھٹک کر سیدھا الجیزیا پہنچ چکا تھا۔ تو یہ تجربہ اسے پوری طرح بدل چکا تھا۔ پہلے وہ ایک ایلیٹ ایتھلیٹ تھا، اب وہ ایک سروائیور تھا۔ پہلے وہ ایک پولیس آفیسر تھا، اب وہ صحرا کا شاگرد تھا۔ پہلے وہ وقت کے خلاف دوڑتا تھا، اب وہ ایک ایسا انسان تھا جو زندگی کی اصل قدر سمجھتا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سب سے حیران کن بات تو اب آنے والی ہے۔ اس سب کے بعد، موت کے منہ سے واپس آنے کے بعد، آپ سوچیں گے کہ مارو نے کیا کیا ہوگا؟ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ 6 بار، جی ہاں 6 بار مزید اسی میراتھن میں حصہ لینے کے لیے واپس اسی صحرا میں گیا۔ جس صحرا نے اس کی جان لینی چاہی تھی، وہی اس کا جنون بن گیا۔